guys, how are you all? So today we are going to start our gravitation chapter lecture 2. So here it is lecture 2 and in lecture 1 जो हमने lecture 1 किया था gravitation chapter का ही उसमें हमने सब कुछ पढ़ा था, जैसे ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशन क्या होता है, उनके बीच में के डिफरेंसेस क्या होते हैं, देन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, उनका फॉर्मूला क्या है, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी हमने पढ़ा था। फिर कुछ इक्वेशंस भी देखे थे, इक्वेशंस ऑफ मोशन, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू ग्रेविटेशन व्हेन यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, राइट। And then we also saw the difference between mass and weight and what are they in actuality. Then हमने ये भी पढ़ा था कि what is the weight of an object on the moon, right? It's not a particular topic, but yeah, it is a point that we have to learn. So now अभी जो topic और जो point हम start करने वाले हैं वो है thrust and pressure. So basically guys, what is thrust and what is pressure? So अभी जैसे कि मेरे पास जो नोट्स है वो अवेलेबल है क्योंकि मैंने खुद निकाले ही है। सो सबसे पहले थ्रस्ट एंड प्रेशर होता क्या है, तो अभी थ्रस्ट अगर हम देखेंगे सो इन दोनों के बीच में एक क्या है, कोरिलेशन है। व्हाट इज दैट कोरिलेशन? सो इन व्हाट वे, सो व्हाट इज थ्रस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल? सो थ्रस्ट इज परपेंडिकुलर फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। सो यू हैव टू बी केयरफुल दैट व्हाट इज थ्रस्ट। थ्रस्ट इज परपेंडिकुलर force on an object. Okay, so that perpendicular force on an object. Now pressure, what is pressure? चलो मुझे अगर आप pressure बताएंगे, so pressure is nothing but thrust upon area. ठीक है, अभी थ्रस्ट अपॉन एरिया क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा है थ्रस्ट को, थ्रस्ट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स। परपेंडिकुलर फोर्स कहा है, सो वी नो दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। दैट्स व्हाई वी टेक इट्स फॉर्मूला एज पी यानी प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, राइट। सो थ्रस्ट अपॉन एरिया इज समथिंग व्हाट, देखो अगर आप एक सिंपल से एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर आपके पास एक नीडल है, सपोज नीडल, ठीक है। सो नीडल पता है आपको, सुई पता है, नीडल जो इंजेक्शन की होते हैं वो ले लो, या फिर जिससे आप स्टिच करते हो कुछ भी, वो नीडल। सो अगर आप वो नीडल लोगे, सो दैट नीडल इज वेरी शार्प ऑब्जेक्ट, राइट। सो वो इतनी शार्प होती है तो वो ज़्यादा प्रेशर आप पे अप्लाई करेगी, आप पे या फिर आपके क्लोथ्स पे, जो भी चीज़ है वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी, और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी इसलिए वो आपको चुभती है, यानी वो क्या करती है, पेन करती है, राइट। सो दैट इज व्हाट। सो व्हाट इज हियर, अभी एरिया क्या है यहाँ पे, एरिया यहाँ पे अगर सपोज कम है, इफ देखो हमने क्या बोला, दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है मतलब अगर एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। तो नीडल का जो एरिया होता है, जो उसका पॉइंट होता है, टिप पॉइंट, तो वो काफ़ी बहुत ही छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। सो उसका एरिया क्या हुआ, बहुत छोटा, तो प्रेशर क्या हुआ उसका, बड़ा। प्रेशर ज़्यादा हुआ ना उसका, इसलिए हमें वो चुभती है। अगर उसी की जगह सपोज मैं ये चौक ले रही हूँ, अभी ये चौक का जो टिप है, देखो अभी मैं दो चीज़ें यहाँ पे ले रही हूँ टू एक्सप्लेन यू जस्ट। सो हियर इज अ चौक एंड हियर इट इज़ अ पेंसिल, ठीक है। सो अभी दोनों के टिप पॉइंट्स लेंगे और उनका एरिया देखेंगे। सो देखो सबसे पहले यहाँ पे इसका देखो, इसका जो फ्रंट एरिया है उसका एरिया ज़्यादा है, और यहाँ पे आप इसका देखोगे, सो यहाँ पे इसका क्या है, कम है। सो अगर इसका कम है, इसका ज़्यादा है, अगर तो मैं इसको ये ऐसा करूँगी तो ये चुभेगी, इट विल गिव मी अ पेन, बट इफ आई डू लाइक दिस, सो इट विल नॉट गिव पेन। व्हाई? बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दैट्स व्हाई when there is less area,
greater the pressure. When there is more area, lesser the pressure. Okay, fine. So thrust and pressure is completed here. देखो अभी जो ये लेक्चर में जो टॉपिक्स है वो काफी सिंपल तो है ही, सिंपल भी है, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत छोटे छोटे हैं, सो इसलिए फास्टली कंप्लीट हो जाने वाले हैं. अभी जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है प्रेशर इन फ्लूइड्स. चलो वो यहीं पे देख लेते हैं. प्रेशर इन फ्लूइड्स. व्हाट इज प्रेशर इन फ्लूइड्स? अभी मुझे फ्लूइड्स बताओ क्या. व्हाट इज फ्लूइड्स? फ्लूइड्स इज नथिंग बट लिक्विड. समथिंग दैट इज इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड एज फ्लूइड. यस, सो अभी फ्लूइड्स हैं. सो इनमें मैं कुछ आपको टॉपिक्स बताती हूँ. यू हैव टू नोट इट डाउन. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लूइड्स. तो फर्स्ट टॉपिक ऐसा है कि फ्लूइड्स exert pressure in all directions. ठीक है, मैंने क्या कहा कि फ्लूइड्स जो है वो ऑल डायरेक्शंस में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. सो अभी इसका अगर मुझे आपको कोई एग्जांपल देना है, सो आई गिव लाइक, देखो कोई पॉन्ड है आपका या फिर कोई नदी, कभी आप गए होंगे उसके पास, तो आपने पत्थर जरूर फेंक के मारा होगा. बिल्कुल जरूर फेंक के मारा होगा नदी में. इसमें उसमें नहीं तो कम से कम अपने जो घर का जो टैंक होता है, टैंक या फिर ड्राम होता है, ड्रम जो होता है उसमें आपने कुछ ना कुछ फेंका होगा. नहीं कोई तो छोटा सा पेबल ही फेंक दिया होगा. ठीक है, जब आपको फेंकते हो या फिर आपका मग है, मग आप जब उसमें ऐसा डालते हो, बाथिंग के टाइम वगैरह कभी डालते होगे. सो जब आप कुछ उसमें डालते हो तो क्या होता है, आपने एक पत्थर लिया एक नदी में और वो पत्थर जो है वो फेंक के मारा उस नदी में. सो क्या होगा, ये जो पानी है वो हर तरफ उड़ेगा. यहाँ भी उड़ेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, एवरी in all direction. Why? Because fluids exert pressure in all directions. तो वो प्रेशर जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं, हर डायरेक्शन में exert करेगा. Okay, understood? Now the second topic about fluids is pressure exerted on fluids is transmitted equally in all directions. ठीक है, all directions में तो होता है लेकिन equally होता है, मतलब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा और यहाँ पे कम, ऐसा नहीं. Equally transmit होता है, equally transmit होता है. So that's the point that I have to understand, sorry, explain you. Okay? Now अभी बहुत ही important topic है, वो है buoyancy. So अभी buoyancy क्या होती है वो हमें देखना है. You can take a screenshot of this right now. Okay? Let's move on. Okay, let's move towards buoyancy. So buoyancy आने क्या होता है? So it's nothing but a force. So the force is उसका नाम क्या है उस force का? Buoyant force. Okay? So you can write down. So अभी buoyant force होता क्या है? So मैंने आपको एक example अभी दिया कि if there is a river and you throw a pebble or a stone in that river, so what happens? तो अभी तो तब हम प्रेशर के लिए बात कर रहे थे, लेकिन उस सैंड को क्या होता है, सॉरी सैंड नहीं, स्टोन को क्या होता है, वो दैट स्टोन sinks or does it floats? It sinks. Why does it sinks? So देखो कोई ऑब्जेक्ट जो है जब आप कोई फ्लूइड में इमर्स करते हो, यानी आप उस फ्लूइड में उसको क्या करते हो, आप उस फ्लूइड में उसको डालते हो या फिर उसमें फेंकते हो, थ्रो करते हो, सो आपको क्या एक एक्सपीरियंस होता है, एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होता है. बराबर, क्या एक्सपीरियंस होता है, अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हो. चलो स्टोन तो नहीं उतना अच्छे से आपको समझेगा, लेकिन उससे भी अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. देखो आपको क्या करना है कि एक बकेट लेनी है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ सबको बराबर. ठीक है, सो अभी ये हो गया बकेट, ऐसा कुछ इसको ये भी रहेगा. ठीक है, ये आपकी बकेट है अभी और ये इट इज फुल ऑफ वाटर. ठीक है, इट्स फुल ऑफ वाटर. नाउ व्हाट हैपेंस दैट यू इमर्स अ मग इन इट. आपने किया होगा ये जो मग है ये ऐसे उल्टी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने क्या किया,
इसको ऐसे इमर्स किया, तो जब आप इसको इस मग को ऐसे आप पकड़ोगे और इसको इमर्स करोगे, so then at that time it will not sink and even the water will not go in that inside the mug. The mug will float like that on the surface of water and you will experience an upward force. ठीक है, तो जब आप फोर्स उसमें मग उसमें डालोगे, सो वो उसमें जाएगा नहीं, सिंक नहीं करेगा और डूबेगा नहीं, उसके अंदर पानी भी नहीं घुसेगा, और थर्ड थिंग ऐसी कि वो उस सरफेस पे ही फ्लोट करेगा और आप खुद एक अपवर्ड फोर्स वहाँ पे एक्सपीरियंस करोगे. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज बाइंड फोर्स. अभी ये जो बाइंड फोर्स है स्टूडेंट्स, सो इसे हम अप थ्रस्ट भी कह सकते हैं. ठीक है, अप थ्रस्ट, सो यू शुड नो टू इट. और इस फोर्स को ही, इस सारी प्रोसेस को या फिर इस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, बायंसी कहते हैं. सो अभी आपको ये तो सोचना होगा कि देखो यहाँ पे जो मग हमने लिया, ये क्या होगा, फ्लोट होगा. उसी के साथ अगर हमने स्टोन लिया होता तो क्या होता, वो सिंक होता. तो मेरा आपके लिए क्वेश्चन है दैट व्हाई एनी ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो वाटर के सरफेस पे, वाटर का जो सरफेस होता है उस पे आपने अगर उसको रखा, प्लेस किया, तो कोई फ्लोट होता है, कोई सिंक होता है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? So don't worry, I'll tell you the answer of this question also, that upward buying force is equal to the weight of the fluid, so displaced by it. So if the density of an object is less than the density of liquid, it will float. देखो ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ object should be less than density of water. ठीक है, वाटर की डेंसिटी से कम होनी चाहिए, तब क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा. ठीक है, और अगर ज्यादा रही तो फिर वो सिंक करेगा. ठीक है, समझ में आया क्यों होता है ये फ्लोट और सिंक? इसीलिए अगर आपने शिप्स भी देखे होंगे, तो वो जो शिप्स होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो वाटर पे जो फ्लोट करते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ताकि उनकी जो डेंसिटी है वो कम रहे. ठीक है, सो दैट्स द थिंग हियर. तो आपको डेंसिटी पता है ना, व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम. यू शुड नो टू इट. ओके, मास अपॉन वॉल्यूम, that's how it works, right? Abhi the next thing that I want to tell is Archimedes principle. So what is Archimedes principle here? So now Archimedes principle is given here. So Archimedes principle is nothing but the upward buoyant force. Upward buoyant force is equal to the weight of the fluid displaced in it. मतलब क्या कि बाइंड फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द फ्लूइड. सो जितना फ्लूइड, अगर जब भी हम कोई चीज या फिर एनी ऑब्जेक्ट उस वाटर में इमर्स करते हैं, थ्रो करते हैं, तब जितना भी फ्लूइड जो है वो डिस्पर्स होता है, राइट, डिस्प्लेस होता है, डिस्पर्स होता है. सो उसका वेट इज इक्वल्स टू द बाइंड फोर्स. ठीक है, सो यू शुड नो टू दिस. सो हियर buoyancy is also completed. Now the last one thing that we should know just for general information is relative density. So relative density is nothing but ratio of the density of a substance to the density of water. ठीक है, एक रेशियो होता है. So ratio is density of substance to density of water. ठीक है, इसे कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी. सो यू शुड नो टू इट. ओके, सो हियर नाउ our complete chapter is done, because in our gravitation lecture 1 we completed, or we make most of the topics sure. And now
here the remaining topics are also completed. So I hope you have learned the chapter well, and if you have any difficulties, so you can mail me at my